लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम भारतीय संविधान पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने संविधान के भाग 5 संघ सरकार की चर्चा शुरू की थी, जिसके अंतर्गत हमें उसे 3 भागों में पढ़ना है। पहली है भारत की कार्यपालिका, दूसरी भारत की व्यवस्थापिका तथा तीसरी भारत की न्यायपालिका। इस क्रम में हमने भारत की कार्यपालिका को देखा था, जाना था व समझा था कि इसमें क्या क्या प्रावधान है तथा किन पदों को शामिल किया गया है। आज से हम उसके अलग भाग भारत की व्यवस्थापिका अर्थात संसद की चर्चा आरंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत हम संसद की अवधि क्या है, उसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, उसका कार्यकाल क्या होता है, कैसे उन्हें पद से हटाया जाता है, संसद की कार्यवाही कैसे होती है, विधेयकों का निर्माण कैसे किया जाता है तथा सदन की जो लोकसभा व राज्यसभा के क्या क्या उनकी अधिकार व शक्तियां हैं, उन्हें हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भाग 5 संसद, जिसका अनुच्छेद आपका अनुच्छेद संख्या 89 से 122 में वर्णित है। सबसे पहले यह देखें कि यह प्रणाली जो है हमने कहां से ग्रहण की, तो इसे संसदीय प्रणाली कहा जाता है, जिसे हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया था। एक और नाम इसके लिए यूज होता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। संसदीय व्यवस्था अर्थात जिसके अंतर्गत संसद कार्यकारी यानी सरकार पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, उन पर अपना कंट्रोल रखती है तथा संसद व कार्यपालिका आपस में परस्पर जुड़े होते हैं, एक साथ कार्यों को करते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति भी संसद के संबंध में अपने कुछ दायित्वों का निर्वाह करता है। क्या है उन्हें देखेंगे। सामान्य रूप से हम संसद जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में केवल लोकसभा व राज्यसभा दो सदन दिमाग में आते हैं, जबकि अनुच्छेद 89 कहता है संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि दोनों सदनों से पारित होने के बाद कोई भी विधेयक कानून का रूप तभी धारण करेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दे। इसके साथ ही राष्ट्रपति संसद के प्रति अपने दायित्वों में उसका आरंभ करता है, अर्थात सत्र को आहूत करता है, उसकी समाप्ति करता है जिसे सत्रावसान कहा जाता है, तथा मंत्रिपरिषद की सलाह मिलने पे वो संसद में लोकसभा को भंग कर सकता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके अतिरिक्त जब सदन नहीं चल रहा हो, उसकी बैठकें नहीं हो रही हो, तो आवश्यकता पड़ने पे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश भी जारी करता है। ये कुछ शक्तियां थी जिनका प्रयोग राष्ट्रपति संसद के संबंध में करता है। आइए थोड़ा डिटेल में बाकी सदनों को देखें। सबसे पहला आपका राज्यसभा, जिसे वरिष्ठों का सदन, बड़ों का सदन कहा जाता है, बड़ा चैम्बर कहा जाता है। इसकी कुल सीट है 250, जिसमें अर्थात राज्यसभा में कुल 250 सीटें आरक्षित की गई हैं कि 250 सीटें होंगी, निर्धारण उनका किया गया है। लेकिन वर्तमान में 245 सीट ही एक्टिव है, उनमें चुनाव होता है तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। 250 अधिकतम संख्या निर्धारित की गई, अभी 245 है। अब यह देखते हैं कि इसे कैसे बांटा जाएगा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में। ध्यान रखिएगा, आपकी बुक लक्ष्मीकांत के 5वें एडिशन में ये जो बाइफरकेशन है वो थोड़े पुराने हिसाब से था। अभी जम्मू कश्मीर राज्य के राज्य से यूनियन टेरिटरी बनने के कारण सीटों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, जिसे विशेष रूप से आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स का मुद्दा बन गया है, इसलिए आने की संभावना अधिक है। राज्यसभा में राज्यों से 225 सीटें निर्धारित की गई हैं, अर्थात सभी राज्यों से 225 सदस्य चुनकर आएंगे, तथा यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सीटें निर्धारित हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करेगा जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष
ज्ञान प्राप्त हो, विशेष उपलब्धि प्राप्त हो। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। आपके जितने भी राज्य हैं उनकी जो भावनाएं हैं या उनका जो दृष्टिकोण है उसका सामूहिक रूप से यदि कोई सदन प्रदर्शन करता है तो वह है आपकी राज्यसभा। प्रारंभ में इसे राज्य परिषद कहा जाता था, लेकिन 1954 में इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। इसी के साथ दूसरा सदन आपका कहलाता है लोकसभा, जिसे युवाओं का सदन, चर्चित सदन आदि की संज्ञा दी जाती है, जनता का सदन कहा जाता है। इसकी कुल सीट संख्या है 550। कुल सीट अर्थात मैक्सिमम जितनी सीटें निर्धारित की गई हैं वह है 550, लेकिन वर्तमान में कुल 543 सीट ही है जिन पे सदस्यों का चुनाव होता है, सदस्यों का की नियुक्ति की जाती है, वो है 543। ध्यान रखिएगा, अगर आप पुरानी पुस्तकों में देखेंगे तो आपको यह संख्या 545 मिलेगी, लेकिन अभी यह 543 हो गई है। क्यों, थोड़ी देर में बताते हैं। इसका अगर हम बाइफरकेशन देखें, बांटें, तो राज्यों से सीधे तौर पे 524 प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सीटों के माध्यम से सदस्यों को चुनाव इस लोकसभा के लिए किया जाता है। लोकसभा में सीधे तौर पे आपके प्रतिनिधि चुन के जाते हैं जो कि आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह संसद को दो भागों में बांटा गया। एक है सीधा प्रतिनिधित्व जिसे जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, वह है आपका लोकसभा, तथा दूसरा सदन है जिसे राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए रखा गया है, जिसके सदस्यों को आप अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। अब हम लोकसभा का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल क्या है, पदावधि क्या है, क्या शक्तियां हैं तथा क्या दायित्व हैं, इसके पदाधिकारी क्या होते हैं आदि की चर्चा हम आज और कल की क्लास में करेंगे। उसके पश्चात यही चर्चा हम राज्यसभा में भी करेंगे। साथ ही यह प्रयास करेंगे कि लोकसभा को पढ़ने के बाद जब हम राज्यसभा का अध्ययन करें तो उसे तुलनात्मक रूप से भी देखते जाएं कि किन तथ्यों या किन प्रावधानों में दोनों के अधिकार समान हैं तथा किन प्रावधानों में दोनों को शक्तियां अलग अलग दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा लोकसभा की। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। कई नाम हैं जिन्हें लोकसभा के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, अस्थायी इसलिए क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, युवाओं का सदन, चर्चित सभा या पहला चैम्बर। ये कुछ संबोधन थे लोकसभा के प्रति। अब देखते हैं इसके जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है। इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, अर्थात हमारे देश में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं उन्हें लोकसभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र के सांसद को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। आम चुनाव के माध्यम से आप उन्हें अपना वोट देकर प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। ध्यान रखिएगा, वयस्क मताधिकार जो अभी 18 वर्ष है यह पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से इसकी उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसी के साथ देखते हैं कि जो लोकसभा के लिए निर्वाचन होता है उसमें क्या कोई आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, तो इसका उत्तर है हाँ। अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रारंभ में संविधान के द्वारा 10 वर्ष के लिए लोकसभा में आरक्षण प्राप्त था, उसके लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। लेकिन 104वें संशोधन द्वारा अभी वर्तमान में इनका आरक्षण फिर बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। संविधान लागू होने के पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष में इसे बढ़ाया गया, क्योंकि यह निर्धारित किया गया था जब तक इनका प्रतिनिधित्व समान न हो जाए, ये समाज की मुख्य धारा से न जुड़ जाए, तब इसे समाप्त कर दिया जाएगा। परंतु आवश्यकता के अनुसार इसे समय समय पे बढ़ाते गया। यहाँ आपको एक फैक्ट अच्छे से याद रख लेना है कि एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, जबकि एसटी के लिए 47 सीटों का आरक्षण किया गया। किसी परीक्षा में सीधे तौर पे पूछा था। एक और आरक्षण होता है, वह है
आंग्ल भारतीय समुदाय के वर्गों के लिए। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि संसद में, माफ कीजिएगा, संसद कहने का अर्थ है लोकसभा में, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो अनुच्छेद 331 के माध्यम से 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करते थे, जिसके कारण इसकी संख्या 545 हो जाती थी। लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, क्योंकि यह आरक्षण भी SC/ST के आरक्षण के समान था। हर 10 वर्ष में इसमें भी संशोधन करके अधिकार को 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता था, परंतु 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अब आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसके कारण लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 से घटकर 543 हो गई। सीधे तौर पे कहा जाए तो अब कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति लोकसभा में मनोनीत नहीं होगा। ये थी बात आरक्षण की। अब देखते हैं सदस्यों का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है। लोकसभा अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक के लिए कार्य करती है। 5 वर्ष के पश्चात अपने आप यह विघटित हो जाती है। इसके कार्यकाल को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। घटाया कैसे? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से इसे पहले भी भंग कर सकता है। बढ़ाने का अधिकार यह है कि यदि देश में आपातकाल जारी हो तो एक बार में 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। व्यवहार में कई बार ये विघटित भी हुई है। हम देखते हैं कई सरकारें पूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल या कई लोकसभाएं 5 वर्ष का कार्यकाल अपना नहीं कर पाई। एक बार इसे बढ़ाया गया है, वह था इमरजेंसी का टाइम 1975, जब इसमें 2 बार एक बार करके इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। अर्थात वह लोकसभा का कार्यकाल 1971 से लेकर के 1977 तक था। एक बात और है, यदि आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है और आपातकाल समाप्त हो जाता है, तो यह जो अवधि बढ़ी हुई है लोकसभा की, इसका मैक्सिमम जो कार्यकाल होगा वह आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक ही होगा। यदि हमने 1 साल के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया और तुरंत ही आपातकाल की समाप्ति हो गई, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष न होकर आपातकाल की समाप्ति के अधिकतम 6 माह तक वैध रहेगा। उसके बाद वह स्वतः विघटित हो जाएगी। ये थी लोकसभा की बैठक या उसका कार्यकाल। अब देखते हैं कि इसके जो सदस्य होते हैं उनकी शपथ। तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा लोकसभा के सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं। सामने थोड़ी देर में हम इसे विस्तृत रूप से फिर देखेंगे। अब देखते हैं इस लोकसभा के लिए जो सदस्यों को चुना जाता है, उनके लिए प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या के आधार पे क्या प्रतिमान बनाए गए हैं, ये कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। तो कम से कम 5 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाता है, लेकिन यह प्रतिबंध उन राज्यों के लिए नहीं है जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम हो। प्रारंभ में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर लोकसभा की सीटें तथा राज्य विधानसभाओं की सीटें निश्चित कर दी गई। उनकी संख्याओं को एक फिक्स आंकड़ा दे दिया गया। कब तक के लिए? तो यह था 2001 तथा इसी के साथ 84वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया। अर्थात 2026 तक सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सीटें निश्चित रहेंगी। 87वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अब जो जनसंख्या का समायोजन है वह परिसीमन आयोग की रिपोर्ट 2001 के आधार पे किया जाएगा। पहले यह 1991 की जनगणना के आधार पे होता है। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो सकती है। सीटों की संख्या निश्चित होगी 2026 तक, आधार बनाया गया 1971 की जनसंख्या को। इसके साथ ही लोगों का प्रतिनिधित्व, लोगों की जनसंख्या कितनी होगी यह समय समय पे बदलते रहती है, क्षेत्रों को कम व ज्यादा किया जाता है। इसका आधार बनाया गया पहले 1991 की जनगणना को 84वें संविधान संशोधन द्वारा, परंतु 87वें संविधान संशोधन द्वारा यह बात कर दी गई कि यह जो परिसीमन किया गया, जनसंख्या को जो निर्धारित किया गया वह 2001 के आधार पे, 2001 की जनगणना के आधार पे किया जाएगा।
ये बात थी प्रतिनिधित्व की। अब देखते हैं कुछ और बिंदुओं को। जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सदस्य की क्या योग्यताएं या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। पहला है भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ ले। जब कोई सदस्य लोकसभा के लिए अपना नामांकन करता है तो नामांकन फॉर्म में वह ऐसी शपथ उस अधिकारी के समक्ष करता है जिसमें वह भारत के संविधान की शपथ लेता है तथा उसमें वर्णित कुछ प्रावधानों को साक्षी मानता है। चौथा है संसदीय विधि द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं, अर्थात समय समय पे संसद यदि कोई विधि बनाती है इनकी योग्यताओं को लेकर संसद के सदस्यों के लिए, तो उसमें उसे खरा उतरना पड़ेगा, उसके योग्य होना पड़ेगा। जैसे 1951 में जनप्रतिनिधि अधिनियम में बहुत सारी बातें की गई कि कौन व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहिए तथा कौन व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बनना चाहिए। इसमें विस्तार रूप से बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब देखते हैं निहरताएं, अर्थात क्या ऐसी बातें हैं प्रमुख रूप से जिनमें अगर व्यक्ति शामिल हो तो उसे संसद का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। पहला, संघ राज्य में लाभ के पद पर हो। हमने लाभ के पद को 2 बार समझा है, एक बार और समझ लीजिए। ऐसा कोई पद जिस पर रहते हुए व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो, लाभ का पद कहलाता है। संविधान में कोई विस्तृत परिभाषा नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने अनेक केसेस में इसे परिभाषित किया तथा अब यह निर्धारित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ व राज्य के सभी प्रकार के मंत्री तथा राज्यों के राज्यपाल, ये कैटेगरी लाभ के पद पे नहीं आती। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति है किसी भी सेवा में अगर कार्यरत है तो वह लाभ के पद पे होंगे। दूसरा है दिवालिया ना हो। तीसरा, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत या पागल घोषित किया गया हो तो निरर्ह हो जाएगा। भारत का नागरिक नहीं है या विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली, ऐसे कुछ प्रावधान प्रमुखता इसके लिए किए गए। वर्णन है इसका अनुच्छेद 102 में, अच्छे से याद रखिएगा। इस कंडीशन में इसके साथ वही चीज फिर से है कि संसद द्वारा निर्मित विधि के द्वारा अयोग्य घोषित ना हो। अनुच्छेद अच्छे से याद रखिएगा 102, निर्हर करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। वह घोषित करता है कौन व्यक्ति संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य है, लेकिन वह इसमें स्वतंत्र नहीं है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर वह यह कार्य करेगा। अब देखते हैं सदन की गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति कोरम क्या होती है? तो सदन की सदस्य संख्या जितनी भी हो उनमें से मिनिमम कुछ संख्याएं डिसाइड कर दी गई हैं जितने सदस्यों के होने पर ही संसद की कार्यवाही की जाएगी अथवा संसद के अध्यक्ष के द्वारा या सभापति के द्वारा उसकी कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा। लोकसभा के लिए है सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10, अर्थात जितनी भी सदस्य संख्या है उसका 1/10 कर दिया जाए। इसके साथ ही मिनिमम 55 सदस्य होना चाहिए, अर्थात यदि लोकसभा में 55 सदस्य उपस्थित नहीं है तो उसकी कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी अध्यक्ष के द्वारा। अब देखते हैं लोकसभा की बैठक कब कब होती है तथा क्या उसका प्रावधान है। तो संविधान कहता है कि उसके जो अधिवेशन है वर्ष में कम से कम 2 होने ही चाहिए, एक साल में कम से कम 2 बार उसका अधिवेशन लगना ही चाहिए। दूसरे शब्दों में दोनों अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विघटन केवल लोकसभा का होगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति उस पर विघटित कर सकता है। अब देखते हैं संसद के सदस्यों को क्या विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। कुछ विशेष अधिकार उन्हें दिए गए हैं, जैसे संसद या उसकी समिति में कहीं बात या दिए मत के आधार पर न्यायालय की कार्रवाई से उन्मुक्ति, अर्थात आपने देखा होगा संसद की कार्यवाही चलती है, उस पे संसद सदस्य जो भी अपने मत व्यक्त करते हैं, जो भी अभिव्यक्ति करते हैं, बात कहते हैं, उनके लिए उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, चाहे वे किसी भी प्रकार की बात करें। और वोटिंग का भी इसमें अधिकार शामिल कर दिया गया, चाहे वे पक्ष में वोट करें या विपक्ष में वोट करें, ये उनका स्वविवेक का अधिकार हो जाता है। सीधे तौर पे कहें तो यही वो पावर है जिसके तहत संसद के अंदर जो भी चीजें होती हैं उनको न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया गया। दूसरा है न्यायालय को संसद की कार्यवाही की जांच का निषेध,
अर्थात संसद के अंदर क्या हो रहा है, उसका काम कैसे चल रहा है, कुछ असंवैधानिक कार्य हो रहा है, ये सब अगर कुछ हो रहा हो तो भी न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसकी कार्यवाही में उसे कोई भी समीक्षा करने का अधिकार नहीं दिया गया। सत्र के दौरान तथा 40 दिन पहले व 40 दिन के बाद दीवानी मामले में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति। यदि सदन का सत्र चल रहा हो तो उसके सदस्य को उसकी कार्यवाही के दौरान या सदन की कार्यवाही के 40 दिन पहले तथा 40 दिन के बाद तक दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ऐसा उसे अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी है, उसे कारावास दिया गया है या उसे रिहा किया गया है, इस मामले में संसद को यह प्रथम अधिकार है कि उसे सूचना प्रदान कर दी जाए उस सदस्य के बारे में। अगला है संसद सदस्य जूरी सदस्य नियुक्त नहीं होगा, अर्थात संसद के सदस्यों को जूरी सदस्य नियुक्त होने की पात्रता नहीं दी गई। इसके साथ ही यदि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और आम नागरिकों के मूल अधिकारों पर यदि टकराव होता है तो विशेषाधिकारों को वरीयता प्रदान कर दी गई। अब हम देखते हैं संसद के कुछ प्रमुख पदाधिकारी। तो पदाधिकारी में दो होते हैं, एक है आपका संसद में, माफ कीजिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष। उसी प्रकार जब हम राज्यसभा की चर्चा करेंगे तो वहां पर हम राज्यसभा के सभापति व उपसभापति को पदाधिकारी के रूप में जानेंगे। यहाँ हम बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारी जिनका वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। दो हैं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अब इनका चुनाव कैसे होता है, कैसे इन्हें सिलेक्ट किया जाता है। तो लोकसभा की पहली बैठक के बाद यह सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत से अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चुनाव की तिथि क्या होगी इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है सदन के सदस्यों के द्वारा। उसके चुनाव की घोषणा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद होता है। वे एक दूसरे को अपना त्यागपत्र संबोधित करके देंगे, अर्थात यदि अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेगा, और यदि उपाध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो अध्यक्ष को इस्तीफा दे सकता है। एक चीज और, ये सदन के पीठासीन अधिकारी हैं, अर्थात सदन की कार्रवाई इन्हीं के माध्यम से चलती है। इनके वोट की वैल्यू बहुत अधिक होती है तथा इन्हें सभी सांसदों के तुलना में थोड़े अधिकार ज्यादा प्राप्त होते हैं तथा इन्हें हटाने की भी प्रक्रिया थोड़ी अलग है, क्योंकि ये सामान्य सदस्य के साथ साथ पीठासीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। लोकसभा के कार्य संचालन का दायित्व इनके ऊपर है। अब देखते हैं इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो उन्हें हटाने का संकल्प जब विचाराधीन हो तो वह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी का कार्य नहीं करेगा, अर्थात यदि अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो या फिर उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो उस समय वे दोनों संसद के अध्यक्ष के रूप में कार्य या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे। उनकी जगह पे किसी और व्यक्ति के द्वारा उस दायित्व का निर्वाह किया जाएगा। मतदान का अधिकार नहीं होता परंतु निर्णायक मत देंगे। कब देंगे? तो सामान्य रूप से यदि किसी विधेयक पे गतिरोध उत्पन्न हो जाए, वोटिंग समान हो जाए पक्ष व विपक्ष में, तो जो पीठासीन अधिकारी है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेगा तथा इस गतिरोध को दूर करेगा, विधेयक को पारित करेगा या पारित होने से रोक देगा। लेकिन यदि उसे हटाने का प्रस्ताव उस सदन में चल रहा हो तो वह निर्णायक मत नहीं देगा, वह प्रारंभ में ही अपने वोट का प्रयोग कर लेगा। सामान्य रूप से समझिए, यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया गया है तो वह उस पर बोलेगा, अपनी बात रखेगा, सदस्य की अध्यक्षता नहीं करेगा, सामान्य सदस्य के रूप में संसद में शामिल होगा तथा वोटिंग के समय प्रारंभ में ही अपने वोट का उपयोग कर लेगा। बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या उसके अनुपस्थिति में लोकसभा के सभापतियों की तालिका का सदस्य तथा वे भी ना हो तो सदन अन्य व्यक्तियों को अध्यक्ष निर्धारित करेगा। ये बात लोकसभा की कार्यवाही से संबंधित है। हम जानते हैं लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के द्वारा संचालित की जाती है, अर्थात यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है किसी कारण से
उसकी जगह पे लोकसभा का उपाध्यक्ष कार्यवाही का संचालन करेगा। लेकिन यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कौन लोकसभा के अध्यक्ष पद को संभालेगा, पीठासीन अधिकारी बनेगा। तो संविधान में लोकसभा की अध्यक्ष की एक तालिका होती है जिसमें वह लोकसभा के 10 सदस्यों को चुनता है, जिन्हें उसी के समान शक्तियां व दायित्व प्राप्त होते हैं, तथा जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदन में उपस्थित ना हो तो वे क्रमवार सदन में पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। अर्थात जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो ये 10 लोग क्रम से उस पीठासीन अधिकारी का कार्य करेंगे। लेकिन यदि ये 10 लोग भी वहां पर उपस्थित नहीं है उस समय पे, तो लोकसभा अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के रूप में चुन लेगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो बातें मैंने बताई ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति की है। एक स्थिति और आती है, वह है पद रिक्ति की। अर्थात यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तब लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करेगा। तो ध्यान रखिएगा, तब लोकसभा की तालिका के व्यक्ति कार्य नहीं करेंगे, वे समाप्त हो जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के साथ ही। तब राष्ट्रपति लोकसभा के संचालन के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उसका पीठासीन अधिकारी होगा। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो तालिका के लोग हैं ये तब काम करेंगे जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं किसी कारण से। पद रिक्ति में वह व्यक्ति कार्य करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया। अब देखते हैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। पहला या 2 आधार और हैं जब वह संसद का सदस्य नहीं रहता। पहला है सदन का सदस्य नहीं रहता, अर्थात उसका जो निर्वाचन है वो अवैध घोषित हो जाए तो वह सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, यदि उसने उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे दिया है या उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष को त्याग पत्र दे दिया तो भी उसका पद समाप्त हो जाएगा। तीसरा है उसे हटाने की प्रक्रिया। लोकसभा के तात्कालिक बहुमत से जिसकी सूचना 14 दिन पूर्व उसे दे दी गई हो। अर्थात यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो उसे 14 दिन पूर्व सूचित करेंगे तथा 14 दिन के पश्चात लोकसभा में तात्कालिक बहुमत से उसे हटा दिया जाएगा। तात्कालिक बहुमत अर्थात लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या है उसमें से जितने पद रिक्त हैं उनको माइनस कर दिया जाए तथा बची हुई संख्या के यदि बहुमत का समर्थन उस संकल्प के पक्ष में है हटाने के, तो उस तारीख से लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उपाध्यक्ष को भी हटाने की प्रक्रिया सेम है। अब देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा। अब हम बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का क्या कार्यकाल है। तो इनका कार्यकाल लोकसभा के जीवन काल तक रहता है, अर्थात जब तक लोकसभा का अस्तित्व है ये अपने पद पर बने रहते हैं। सामान्य रूप से कहा जाए तो प्रथम बैठक के साथ जब तक नई लोकसभा का गठन न हो जाए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने पद पे बने रहेंगे। दूसरा है लोकसभा के भंग हो जाने पर भी अपने पद पर बना रहता है, अर्थात दोनों स्थिति जब लोकसभा विघटित हो जाए या लोकसभा अपना कार्यकाल पूर्ण कर ले तो भी ये अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए पदाधिकारियों की नियुक्ति या उनका चुनाव नहीं कर लिया जाता या नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। अगला है पद की कोई शपथ नहीं होती, केवल संसद सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अनेक एग्जाम में इसे पूछा गया है, चाहे हमारे स्टेट पीएससी के एग्जाम हो चाहे नेशनल लेवल के एग्जाम हो, बहुत बार इन्हें घुमा घुमा कर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो भी व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त हो या उपाध्यक्ष नियुक्त हो वह अपने पद की कोई शपथ नहीं लेता। वो सामान्य रूप से वही शपथ लेता है जो सभी सांसद संसद सदस्य बनने के रूप में लेते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। यहाँ ध्यान रखिएगा लोकसभा के जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल लोकसभा के साथ ही होगा तथा लोकसभा यदि विघटित हो जाए तो उनका कार्यकाल चलता रहेगा जब तक नई लोकसभा गठित ना हो। अब देखेंगे अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य क्या क्या है। तो जो अध्यक्ष है उन्हें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं तथा उनके कुछ प्रमुख दायित्व होते हैं। सबसे प्रमुख दायित्व यह है कि वो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। भारत के संविधान
लोकसभा के प्रक्रिया नियम एवं पूर्व उदाहरणों को साक्ष्य मानकर वह उसकी कार्यवाही का संचालन करता है। उसके जो नियम है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, उसका अंतिम रूप से व्याख्याकार लोकसभा का अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी ही होता है। यहाँ हम प्रमुख रूप से लोकसभा के अध्यक्ष कार्य को समझ रहे हैं। वे सभी अधिकार उन्हें मिल जाएंगे जो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष अंतिम व्याख्याकार है प्रक्रिया के नियम व आदि चीजों का। उसका निर्णय अंतिम होता है। कार्यवाही कैसे चलेगी, क्या कार्य होंगे, यह डिसाइड करने का, निर्णय करने का अधिकार केवल उसे प्राप्त है। धन विधेयक का निर्धारण। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इस बात की प्रामाणिकता केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दी जाती है। वह इसे अभिप्रमाणित करके राज्यसभा को भेजेगा, तत्पश्चात यह स्वीकृत होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। यदि उसने किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर दिया है तो कोई भी व्यक्ति उसे चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। जब किसी सामान्य विधेयक पे दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो गया हो और राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो उस विधेयक पे वह संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस बैठक में लोकसभा के नियम व प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है तथा इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यदि वह अनुपस्थित है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। अगला है दल बदल के आधार पर सदस्य की निर्भरता का निपटारा। हमने संसद की विधि या सामान्य रूप से निर्भरताओं को अनुच्छेद 102 में देखा। इसके साथ साथ 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर भी संसद के सदस्यों को निर्भर करने की कुछ बातें शामिल की गई हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने दल की सदस्यता त्याग देता है, चुनाव सेलेक्ट होने के बाद, संसद सदस्य बनने के बाद अपने दल की सदस्यता त्याग दे तो वह निर्भर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय है और उसने चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली तो भी उसका चुनाव अवैध घोषित हो जाएगा। तथा यदि कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो भी वह निर्दल घोषित होगा। अंतिम है यदि कोई व्यक्ति अपने दल के विरुद्ध या उसकी इच्छा के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान का प्रयोग नहीं करता तो भी वह दल बदल के आधार पर निर्भर घोषित हो जाएगा। ये 4 बिंदु प्रमुख हैं दल बदल के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्भर या अयोग्य घोषित करने के लिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस आधार पे निर्भर घोषित करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष को ही होता है। वही बताएगा कि कौन व्यक्ति अयोग्य है कौन नहीं, लेकिन उसकी यह शक्ति असीमित नहीं है, उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ये थी बात दल बदल के आधार पर, जिसे हम विस्तृत रूप से निर्वाचन प्रक्रिया के साथ देखेंगे। अगला है संसदीय समितियों पर सर्वोच्च नियंत्रण। जैसा हमने कहा लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा की कार्यवाही संचालन में प्रमुख होता है, उसका नियंत्रण होता है लोकसभा पे। उसी प्रकार लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए बहुत सारी समितियों का निर्माण किया जाता है। उन समितियों के द्वारा ही लोकसभा की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाता है। कुछ समितियां ऐसी हैं जिन्हें वह स्वयं रूप से उनकी अध्यक्षता करता है। वे प्रमुख समितियां क्या हैं तो कुछ नाम याद रख लीजिए, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति तथा नियम समिति। ये 3 समितियां ऐसी हैं जिनकी अध्यक्षता स्वयं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला है सचिवालय का प्रमुख व लोकसभा महासचिव की नियुक्ति। जिस प्रकार अनुच्छेद 93 में लोकसभा के पदाधिकारियों का वर्णन है, उसी प्रकार अनुच्छेद 98 में लोकसभा के सचिवालय का वर्णन है, जिसके द्वारा लोकसभा के सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति होती है तथा वे लोकसभा की कार्यवाही में सहायक होते हैं। उसमें सबसे प्रमुख पद होता है लोकसभा के महासचिव का, जिसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला है किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति देगा। संसद की कार्यवाही में कौन बोलेगा, कितने देर बोलेगा, इस सभी बातों का आकलन सदन के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। उसकी अनुमति के ही से कोई व्यक्ति बोल सकता है तथा अपनी बात को समाप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इंग्लिश और हिंदी में बात
करने में अक्षम है तो वह अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। किसी सदस्य, अगला है, गुप्त बैठक बुलाएगा, उसकी अनुमति के बिना अनजान व्यक्ति चैम्बर या गैलरी में नहीं होंगे। यदि सदन का नेता अर्थात प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह करे तो वह किसी विषय पर गुप्त बैठक बुला सकता है जिसमें कुछ व्यक्तियों को या प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनकी आवश्यकता हो, तथा गैलरी में या चैम्बर के आसपास अनजान व्यक्तियों की आने जाने पे, आवाजाही पे मनाही होती है। केवल वही व्यक्ति रहेंगे जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष ने अनुमति प्रदान की है। ये थे कुछ प्रमुख दायित्व लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, जिसे हमने जान लिया। साथ ही उसकी कुछ शक्तियों को भी देखा तथा उसे हटाने की प्रक्रिया को भी देखा। आगे की क्लास में हम लोकसभा के कार्यों को देखेंगे कि उसकी कार्यपालिका के प्रति क्या कार्य है, विधायी शक्तियों में से क्या अधिकार प्राप्त है, न्यायिक, माफ कीजिएगा, वित्तीय शक्तियां उसकी क्या क्या हैं आदि की हम चर्चा करेंगे। आप अपनी रेफरेंस बुक लक्ष्मीकांत का अध्ययन अवश्य साथ साथ करते जाइए क्योंकि संसद बहुत विस्तृत है। इसे अच्छे से समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप साथ में अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।